हेलो फ्रेंड्स, मैं मन मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे थीम 4 की। ठीक है, तो ये जो थीम 4 है वो हिस्ट्री चैप्टर से लिया गया है और इसका टाइटल है थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे कुछ थिंकर्स की, और कुछ थिंकर्स में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करेंगे महावीरा की और गौतम बुद्ध की। हम कुछ बिलीव्स के बारे में बात करेंगे, इस सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन क्या होता था और उनके बारे में हम बात करेंगे, और लास्ट में हम बात करेंगे स्तूप की। ठीक है, जो कि एक इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सांची की। तो सांची जो है एक स्तूप है जो कि मध्य प्रदेश भोपाल में है। ठीक है, अब जो क्या हुआ था कि 19th सेंचुरी के जो यूरोपियंस थे वो सांची के स्तूप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। क्यों? क्योंकि वो एक बेस्ट फॉर्म था, मतलब बेस्ट रिसोर्स था हिस्ट्री को जानने के लिए। ठीक है, और हिस्ट्री में भी बुद्धिस्ट लोगों की हिस्ट्री को जानने के लिए। ठीक है, तो कुछ फ्रेंच और इंग्लिश मैन पीपल्स जो थे वो शाहजहां बेगम के पास जाते हैं। अब ये शाहजहां बेगम कौन थी? ये रानी थी मध्य प्रदेश की, मतलब भोपाल की। ठीक है, तो वो उनके पास जाते हैं वो, और उनसे परमिशन मांगते हैं कि हम सांची स्तूप जो है उसकी गेटवेज को ले जाना चाहते हैं अपने देश, और वहाँ पर हम म्यूज़ियम में उसे रखना चाहते हैं। लेकिन ये जो शाहजहां बेगम थी इन्होंने मना कर दिया। ठीक है, और उन्हें क्या कहा? और उन्हें कहा कि हम आपको प्लास्टर कॉपीज़ का हूबहू बना के देंगे गेटवे, आप उसको ले जाइए और इस असली वाले को यहीं पर छोड़ दीजिए। तो फ्रेंच और इंग्लिश लोग जो थे वो मान जाते हैं। ठीक है, फ्रेंच और इंग्लिश लोग मान जाते हैं, जिससे क्या होता है कि ये जो सांची स्तूप है वो बच जाता है। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे कि सांची का स्तूप क्यों बच गया जबकि अमरावती का स्तूप क्यों नहीं बचा। तो उसमें ये कुछ फैक्टर्स हम देखेंगे। ठीक है, अब जो ओरिजिनल था वो भोपाल स्टेट में ही रखा गया। ठीक है, भोपाल स्टेट में रखा गया, तो इससे क्या हुआ कि सांची का जो स्तूप था वो बच गया। अब जो रूलर्स थे भोपाल की, जैसा कि हमने पढ़ा था इससे पहली वाली स्लाइड में, एक थी शाहजहां बेगम और उनकी बेटी थी सुल्तान जहां बेगम। दोनों ने बहुत ज़्यादा काम करे इस सांची को मतलब स्तूप बचाने के लिए, सांची के स्तूप को बचाने के लिए। तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने मनी प्रोवाइड करी इस साइट के प्रिजर्वेशन के लिए। ठीक है, इसको बचाने के लिए उन्होंने मनी प्रोवाइड करी। जॉन मार्शल जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड थे एक टाइम के, उन्होंने यहाँ पर आकर सांची पर वॉल्यूम्स लिखे। ठीक है, मतलब किताबें लिखी, और उन्होंने सारी वॉल्यूम्स को डेडिकेट कर दिया सुल्तान जहाँ को। ठीक है, जो वहाँ की रानी थी और जिन्होंने हेल्प करा था इस सांची के स्तूप को बचाने में। ठीक है, ये जो सुल्तान जहाँ बेगम थी और शाहजहाँ बेगम थी, ये म्यूज़ियम को भी फंड कर रही थी। फंड करने का मतलब है उसमें पैसे लगा रही थी, उसके सारा देखभाल कर रही थी। ठीक है, जो वहाँ पर बना था, और जो जॉन मार्शल ने किताबें लिखी उनका भी ये पब्लिकेशन कर रही थी कंटिन्यूसली। ठीक है, अब जो सांची की डिस्कवरी है उसने हमारे अंडरस्टैंडिंग को बदल दिया। ठीक है, जो हम सोच रहे थे इससे पहले उसको एकदम बदल दिया अर्ली बुद्धिज़्म के बारे में। जो बुद्धिज़्म था उसके बारे में इसने हमारी पूरी सोच बदल दी। अब क्या हुआ? अब ये की आर्कियोलॉजिकल साइट बन गई है हमारी, एकदम इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा अब प्रोटेक्शन और प्रिवेंशन में रखी गई है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ? इसमें सुल्तान जहाँ बेगम और शाहजहाँ बेगम का बहुत बड़ा हाथ था, साथ ही का साथ जॉन मार्शल का भी हाथ था इसे बचाने में। ठीक है, अब हम कुछ बैकग्राउंड के बारे में पढ़ते हैं, सेक्रीफाइसेस और डिबेट्स। यहाँ पर सेक्रीफाइसेस से मतलब है हमारा त्याग से नहीं, यहाँ पे हम मानते हैं यज्ञ से। ठीक है, कि पहले योग क्या करते थे। ठीक है, अब देखिए मिड फर्स्ट मिलेनियम BCE जो है, ठीक है, मिड फर्स्ट मिलेनियम BC उसे टर्निंग पॉइंट माना जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री का। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मतलब इस टाइम में बहुत ज़्यादा थिंकर्स हुए। ठीक है, हमें थिंकर्स बहुत ज़्यादा नंबर में मिलते हैं। एग्जाम्पल देखें तो ज़राथुस्त्रा वो ईरान में मिले हमको, अरिस्टो मतलब सोक्रेट्स, प्लाटो और अरिस्टोटल वो ग्रीस में मिले हैं, कोंगजी चाइना में मिले हैं, महावीर और गौतम बुद्ध हमें इंडिया में मिले हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इमर्जेंस ऑफ थिंकर्स हमको मिले हैं, और ये ऐसा टाइम था जब नए किंगडम्स और नई नई सिटीज़ डेवलप हो रही थी। ठीक है, और सोशल और इकोनॉमिक लाइफ जो था वो लगातार चेंज होता जा रहा था। मतलब लोग जो थे वो नए व्यवसाय में जुड़ रहे थे, नए ऑक्यूपेशन में जुड़ रहे थे, और उनकी नई सोसाइटी
सोसाइटी बनती जा रही थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्रीफिशियल ट्रेडिशन की, मतलब यज्ञ जो होता था वो कैसे होता था। तो बात करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद जो था वो 1500 से 1000 BCE के बीच में लिखा गया। ठीक है, अब ये कुछ श्लोक उसमें लिखे जाते हैं। ठीक है, हिम्स का मतलब होता है श्लोक, वो कुछ श्लोक लिखे गए थे उसमें जो कि भगवान के लिए लिखे गए थे। अब यही जो श्लोक होते हैं वो पढ़े जाते हैं जब यज्ञ को किया जाता था। ठीक है, मतलब जब यज्ञ किए जाते थे तो ऋग्वेद के श्लोक पढ़े जाते थे। स्टार्टिंग में क्या होता था, सेक्रीफाइसेस सब एक साथ परफॉर्म करते थे। सेक्रीफाइसेस से याद रखिए, यज्ञ से मेरा मतलब है। ठीक है, तो सेक्रीफाइसेस एक साथ परफॉर्म करे जाते थे। बहुत बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस जो होते थे, जैसे कि अश्वमेध यज्ञ या राजसूय यज्ञ, वो सिर्फ चीफ्स और किंग के द्वारा परफॉर्म करे जाते थे। चीफ और किंग से मतलब है सिर्फ राजाओं से। ठीक है, जो ब्राह्मण पीस्ट पर डिपेंड रहते थे, मतलब सिर्फ पंडित या ब्राह्मण लोग ही उसको करवा सकते थे। ठीक है, जैसा कि आपने एग्जाम्पल देखे हम तो रामायण देखी होगी, तो उसमें क्या होता है कि राम जी अश्वमेध यज्ञ चालू करते हैं। जो उनका घोड़ा होता है वो लव और कुश रोक लेते हैं। ठीक है, वो भी इसी से लिया गया है। अब हम नए क्वेश्चंस की बात करते हैं। हमें उपनिषद की बात करें तो उपनिषद में हमें बहुत नई नई तरीके के आइडियाज़ मिलते हैं। ठीक है, उपनिषद बहुत लेट लिखी गई एज कम्पेयर टू ऋग्वेद एंड पुराणिक टेक्स्ट। ठीक है, तो बहुत सारे आइडियाज़ जो हमको उपनिषद में मिले हैं वो बताते हैं कि आदमी मतलब लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा इच्छुक थे क्या जानने के लिए, लाइफ की मीनिंग जानने के लिए कि इस जीवन का अर्थ क्या है। ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ देखने के लिए आफ्टर डेथ। ठीक है, कि आदमी कोई मर जाता है तो उसके बाद क्या उसकी लाइफ होती है या नहीं होती है, और रीबर्थ के बारे में जानने के लिए कि कोई आदमी अगर मर जाता है तो वापस उसका जन्म होता है या नहीं होता है। यही जो इशूज़ थी ये बहुत ज़्यादा डिबेट में उस टाइम रही। ठीक है, और पीपल जो थे वो भी उनके सेक्रीफिशियल ट्रेडिशंस जो थी, ठीक है, जो ब्राह्मण करते आ रहे थे उन पर, उनके सिग्निफिकेंस पर, इम्पोर्टेंस पर उंगली उठा रहे थे कि आप हमको बताइए इन सेक्रीफिशियल ट्रेडिशन का इम्पोर्टेंस है क्या। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ डिबेट्स की और डिस्कशंस की। हमें एक ग्लिम्प्स मिलता है, हम मतलब एक झलक मिलती है लाइवली डिस्कशंस की और डिबेट्स की, मतलब जो डिस्कशंस और डिबेट्स होते थे उनकी हमें एक झलक मिलती है किससे, बुद्धिस्ट टेक्स्ट से। ठीक है, क्योंकि बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो हैं वो ऐसे ही लिखे गए हैं। अब टीचर्स जो थे वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह लगातार घूमते रहते थे और एक दूसरे आदमियों को वो कन्विंस करते रहते थे अपनी फिलॉसफी के बारे में, मतलब जो वो समझते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी को और पूरे वर्ल्ड को कैसे समझा है उसके बारे में वो दूसरे आदमियों को बताते रहते थे। अगर जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कुटागार साला, ठीक है, कुटागार साला में डिबेट्स होते थे। और ये कुटागार साला क्या है, इसका मतलब है झोपड़ियाँ, झोपड़ियों में होता था डिबेट्स। और जो लोग मतलब एक फ़िलॉसफ़र यदि दूसरे फ़िलॉसफ़र को समझाने में सफल हो जाता था, उसे समझा देता था अपनी बात, और जो दूसरा आदमी है उसको उसकी बात पसंद आ जाती थी, तो वो क्या करता था, वो अपने को छोड़कर उस पहले वाले के शिष्य बन जाते थे। जैसा कि आप मान लीजिए एक आदमी यहाँ पर है और दूसरा आदमी यहाँ पर है। ये आदमी अपने जो इसकी फ़िलॉसफी है उसके बारे में कुछ बता रहा है और ये जो आदमी है वो उसको सुन रहा है। लेकिन क्या होता है कि ये जो दूसरा आदमी है इसे फर्स्ट वाले आदमी की फ़िलॉसफी अच्छी लग जाती है, तो ये सेकंड वाला आदमी इसका शिष्य बन जाता है, मतलब सेकंड वाला आदमी जो है वो फर्स्ट का शिष्य बन जाता है। ठीक है, महावीर और बुद्ध जो थे, ठीक है, वो क्या कर रहे थे, वेदास की ऑथोरिटी पर क्वेश्चन कर रहे थे। मतलब वेदास से, मतलब जो ब्राह्मण पृष्ठ थे उनसे पूछ रहे थे कि मुझको बताइए वेदास कितने इंपॉर्टेंट हैं और किसने लिखे और कैसे इनका प्रादुर्भाव हुआ, मतलब कैसे ये जन्म लिए। अब हम बात करते हैं कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो हैं उन्हें प्रिपेयर कैसे हुए वो और प्रिजर्व कैसे किया जाता था। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब बुद्धास जो थे वो, मतलब बुद्धा जो थे वो ओरली बोलते थे या ओरली पढ़ाते थे। ठीक है, जबकि क्या होता था कि जब बुद्धा पढ़ाते थे तो सारे मैन और वुमेन जो उनके डिस्कशन को अटेंड करते थे वो भी सिर्फ सुनते थे, वो भी नहीं लिखते थे। लेकिन क्या हुआ कि जब वो मर गए उसके बाद उनकी टीचिंग्स को लिखा जाने लगा। ठीक है, उनकी टीचिंग्स को लिखा जाने लगा उनके डिसिपल्स के द्वारा, मतलब शिष्य के द्वारा। और वो जो शिष्य लिख रहे थे वो एक एल्डर्स के काउंसिल में लिख रहे थे, मतलब एल्डर्स का जो एक समूह था उनके सामने लिख रहे थे, वैशाली
पर, ठीक है। वैशाली में लिख रहे थे और इन्हीं कंपाइलेशंस को, मतलब उन्होंने जो बुक बनाई उसको नाम दिया गया त्रिपिटक, त्रिपिटक, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन त्रिपिटक में कौन कौन से 3 पिटक आते हैं, ठीक है। तो पहले क्या था त्रिपिटक, जैसा कि हमने पढ़ा, ये पहले ओरली ट्रांसमिट करे जाते थे, फिर लिखे जाने लगे और इन्हें क्लासीफाई किया गया लेंथ के अकॉर्डिंग, मतलब कितनी उनकी लंबाई है, और उनके सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग कि उसमें क्या क्या गिवन है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले विनय पिटक की। तो विनय पिटक क्या है? विनय पिटक रूल्स और रेगुलेशंस को इंक्लूड करता है, किसके लिए? उनके लिए जो संघ को ज्वाइन करते हैं। अब ये संघ क्या होता है? जहाँ पर बुद्ध लोग रहते थे, ठीक है, उस जगह को संघ कहा जाता है या मोनास्टिक ऑर्डर कहा जाता है, ठीक है। सेकंड है सुत्त पिटक। ये सुत्त पिटक में सिर्फ बुद्धास की टीचिंग्स इंक्लूड थी कि बुद्धा ने क्या पढ़ाया, क्या बताया, उनकी टीचिंग जो है वो सुत्त पिटक में इंक्लूड थी। और लास्ट है अभिधामा पिटक, मतलब ये ऐसा पिटक है जो फिलोसफिकल मैटर से डिल्ट करता है, मतलब डील करता है। फिलोसफिकल मैटर से मतलब है कि उनकी क्या फिलॉसफी थी, कैसे उन्होंने वर्ल्ड को पहचाना, जाना, ठीक है। अब जैसे बुद्धिज़्म जो थे, मतलब बुद्धिज़्म लोग जो थे वो नए नए रीजन्स में जाने लग गए, जैसे कि श्रीलंका में गए तो नए नए टेक्स्ट लिखे जाने लगे, जैसे कि दीपावामसा और महावामसा, ठीक है। और ये कंटेन क्या करते थे? ये सिर्फ रीजनल हिस्ट्रीज़ को कंटेन करते थे। मान लीजिए बुद्धिज़्म लोग जो हैं वो श्रीलंका में गए, तो श्रीलंका में उन्होंने कैसे अपने विचारों को फैलाया, तो वो जो हिस्ट्री है वो बुद्धिज़्म कि वो दीपावामसा और महावामसा में लिखी जाती थी। अब कुछ ओल्डर टेक्स्ट जो हैं वो पाली में लिखे जाते थे, ठीक है। पाली एक लैंग्वेज थी जो पहले बहुत यूज़ होती थी और नॉर्मल लोगों के लिए लैंग्वेज थी, जबकि लेटर कंपोजिशंस जो हैं वो संस्कृत में आए, मतलब सबसे पहले उन्होंने पाली में लिखा, फिर उन्होंने संस्कृत में लिखा। और बुद्धिज़्म जैसे ही ईस्ट एशिया में स्प्रेड हो गया, मतलब चाइना वाले रीजन में स्प्रेड हो गया, तो जो पिलग्रिम्स थे, मतलब कुछ जो घूमने वाले लोग होते हैं या कुछ भक्त होते हैं, जैसे कि फाजियान और जुआनजांग, ये ऐसे 2 लोग थे जो चाइना से इंडिया आए, ठीक है। किसके टेक्स्ट में? बुद्धिस्ट टेक्स्ट में। बुद्धिस्ट टेक्स्ट को ढूंढते ढूंढते वो चाइना से इंडिया आए, ठीक है। और इंडियन बुद्धिस्ट टीचर्स जो हैं वो भी दूर दूर जगह ट्रैवल करते हैं। क्यों ट्रैवल करते हैं? वो ट्रैवल इसीलिए करते हैं जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने ग्रुप में जोड़ सकें और बुद्धास की टीचिंग्स को अच्छे से समझा सकें और उन्हें और पॉपुलर बनाया जा सके। अब बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो थे वो किस में प्रिजर्व करे जा रहे थे? मैन्यूस्क्रिप्ट में बुद्धिस्ट टेक्स्ट को लिखा जा रहा था। बहुत सारी सेंचुरीज तक उन्हें लगातार लिखा जाता रहा, उन्हें रीपब्लिश्ड करा जाने लगा और मोनास्ट्रीज में वो रखे गए। मोनास्ट्रीज एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर बुद्धिस्ट लोग बैठकर ध्यान लगाते हैं, ठीक है। मोनास्ट्रीज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एशिया में जितनी भी मोनास्ट्रीज थी सब में बुद्धिस्ट टेक्स्ट को रखा जाने लगा। और मॉडर्न ट्रांसलेशंस जो हैं वो पाली से प्रिपेयर करी गई हैं, संस्कृत से, चाइनीज़ से और तिब्बतन टेक्स्ट से। मतलब इतना सब जो पता चला है हिस्टोरियंस को वो उन्हीं के टेक्स्ट से पता चला है और उन्होंने उनके टेक्स्ट के अनुसार, मतलब पाली में जो लिखी गई थी या संस्कृत में जो लिखी गई थी, चाइनीज़ और तिब्बतन टेक्स्ट जो लिखे गए थे, उससे उन्होंने अपना एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाई और उन्होंने टेक्स्ट बनाया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जिसमें पहला क्वेश्चन है डिस्कस द रोल ऑफ द बेगम्स ऑफ भोपाल इन प्रिजर्विंग द सांची ऑफ स्तूप। इसका मतलब है कि जो भोपाल की बेगम्स थी उनका क्या रोल था सांची ऑफ स्तूप को बचाने में। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि वो म्यूज़ियम को फंड कर रही थी, जॉन मार्शल को फंड कर रही थी, उन्होंने फ्रेंच और इंग्लिश जो मैन थे उनको ले जाने नहीं दिया था, रियल जो गेटवेज थे, ठीक है। तो ये सब रोल्स हो गए। सेकेंड है वाई इज मिड फर्स्ट मिलीनियम BCE इज रिगार्डेड एज टर्निंग पॉइंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। तो मिड फर्स्ट मिलीनियम BC जो है वो टर्निंग पॉइंट क्यों माना जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री में? तो जैसा कि हमने पढ़ा उसके लिए 2 फैक्टर्स पढ़े। पहले तो उसमें इमर्जेंस ऑफ थिंकर्स आए, जैसे कि जराथुस्त्रा आए ईरान से और अरिस्टोटल, सोक्रेट्स और प्लाटो आए ग्रीस से, ठीक है। और इंडिया में कौन आए? महावीरा और बुद्धा आए, ठीक है। और वैसे ही सेकंड है कि नई नई किंग्स वहाँ पर निकले और नई नई बिलीफ्स पैदा हुए, ठीक है, और नया सोशल और इकोनॉमिक लाइफ बना। अब हम बात करते हैं व्हाट इज मीन्ड बाय त्रिपिटक। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक एक ग्रंथ है,
ठीक है। जो किनका ग्रंथ है, मतलब किनका ग्रंथ है, वो बुद्धिस्ट लोगों का ग्रंथ है। और उनके 3 नाम से बताने जो हमने पढ़े थे, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्मा पिटक, ठीक है, सारे हमको लिखने हैं। और लास्ट है हाउ जैनाज और बुद्धिस्ट कलेक्ट अ वाइड रेंज ऑफ पीपल एज देयर डिसिपल्स। दोनों का जो प्रोसेस था वो सेम था। हमने इसमें बुद्धिस्ट लोगों का पढ़ा है, लेकिन जैन भी सेम थे। वो क्या करते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह कंटिन्यूसली मूव करते रहते थे और अपने साथ अपनी बुक लेते थे और नए नए लोगों को सुनाते थे उनके फिलॉसफी। जो लोग उनकी फिलॉसफी को मान लेते थे वो उनके डिसिपल्स बन जाते थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे ख़त्म होते हैं और ये हमारी वीडियो एंड हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।